Hello guys, a very warm good evening to all of you. My name is Prachi Tikriwal and I welcome you all to my YouTube channel. Well friends, as you know, this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Core 55 and also for those who are preparing for other HR competitive exams. Okay, तो आज हम लोग क्या करेंगे? We will डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पहले आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट के, या जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और इससे पहले भी मैंने कुछ ऐसे वीडियोस डाले हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस जाके ज़रूर देखें, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हम लोग बहुत सारे टर्म्स भी डिस्कस करते हैं, जिससे अगर आप उसको पढ़ोगे तो ऐसे आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए हम लोग क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक का बटन पे जो है वो प्रेस करो एंड अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन द पर्सनल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स ऑल द कोर फंक्शन, ठीक है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो अगर सारे जो है कोर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड इट्स हेड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द सीईओ, और जो उसका हेड है वो डायरेक्टली जो है सीईओ को, ठीक है ना, उसको ही रिपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह के डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? देन सच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पर्सनल की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या हो रहा है? एक एचआर का फंक्शन हो रहा है, ठीक है, एचआर का फंक्शन हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ये फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, राइट। और दूसरी बात ये कि ये किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली जो है सीईओ को ही रिपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इंडिपेंडेंट है। ओके, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है, तो डेफिनेटली हम लोग अपने ऑप्शन में ढूंढते हैं, ये हमें कहाँ मिल रहा है? तो ये हमें मिल रहा है अपने ऑप्शन नंबर 1 में, जहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट स्प्लिट फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट की जैसे बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड स्टाफ कोऑर्डिनेशन एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे स्टाफ कोऑर्डिनेटेड और स्प्लिट फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एक अलग से एक डिपार्टमेंट है जो अपने एचआर के पर्सनल फंक्शन जो है वो कैरी आउट कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट स्प्लिट होगा, फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिर से एक एक्ट से है, यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 से है। विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट 1948 डिस्कस अबाउट द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के बारे में किस में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 सेक्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इसमें किस सेक्शन में, यानी कि ये चारों सेक्शन जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के हैं, और इन चारों सेक्शन में किस सेक्शन में जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेक्शन 40 की बात करते हैं। तो जो सेक्शन 40 है उसमें बिल्डिंग और मशीनरी की सेफ्टी की बात होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है आपका सेक्शन 40 इसमें आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास सेक्शन 41H है, ठीक है। 41H में क्या होता है? इसमें हम लोग जो है सेक्शन 41H जो है फैक्ट्री एक्ट का, उसमें बात किया गया है वर्कर्स के राइट को, कि जिसमें कि अगर उन्हें इंटीमेशन दिया जाए अगर कहीं भी तरीके का इमिनेंट डेंजर हो, ठीक है, जैसे कि उन लोग किसी हजार्डस मशीनरी पे काम कर रहे हैं, किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये जो है मतलब क्या करना है, ये उनको बताना पड़ेगा कि वर्कर्स को कि अगर आप ये काम करोगे तो हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो वर्कर्स को वो इंटीमेशन देना है, ठीक है, और ये वर्कर्स का राइट है, तो ये 41H में होगा,
ठीक है। तो डेफिनेटली आपका 41H भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ही आंसर आपके नहीं होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कौन है, 41G, ठीक है। तो 41G में ही जो है बात की गई है, किसकी बात की गई है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि वर्कर्स की सेफ्टी रखने के लिए, ठीक है, जो जो प्रोविजंस बनाने, जो जो काम करने हैं अपने वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं या उनकी सेफ्टी के टूट की बात कर रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें वर्कर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये किसमें कहा गया है, 41G में। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा। अभी लेकिन हम लोग एक और हमारे पास सेक्शन बचा है तो हम देख लेते हैं इसमें भी क्या है, सेक्शन 41H। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है कि कितना लिमिट है, मतलब एक जो है कितना परमिशन दिया गया है कि वर्कर्स को जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनसे कितना ज़्यादा उनको एक्सपोजर दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे लेड फैक्ट्री है, ये सब जगह जहाँ पे काम हो रहे होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर एक्सपोजर हो जाता है वर्कर्स का तो वो उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। तो 41H में एक पर्टिकुलर प्रोविजन बनाया गया है कि कितनी कितनी लिमिट तक ही एक्सपोजर आपको वर्कर्स को देना है वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से जो कि उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को सेक्शन 40, 41H, 41G, 41F चारों के बारे में पता चल गया। लेकिन जो हम आंसर इसमें ढूंढ रहे थे जिसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट की बात की गई है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, यानी कि सेक्शन 41G। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैड प्रोपोगेटेड, यानी कि किसने प्रसारित किया है क्या, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो किसने जो है सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है, सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सोशल चेंज को लेकर के आना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों का एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर सोशल चेंज आपको कुछ भी लाना है, जैसे अगर पहले सती सिस्टम होता था या किसी भी तरीके का सोशल इशू होते थे तो वहां पे क्या करना होता था, लोगों की बिलीफ को ही तो चेंज करना होता था, लोगों की सोच को चेंज करना होता था, राइट। तो यहाँ पे जो है सोशल इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, यानी जो चीज है वो इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस की, यानी इंडस्ट्रियल लॉ में किसने लाया था, किसने प्रसारित किया था। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा, यहाँ पे रॉस्को पाउंड होंगे बेसिकली आंसर। मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इन्होंने क्या कहा था, मैं आपको ये चीज जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्होंने बोला था कि जो लॉ का फंक्शन है, ठीक है, वो सोशल इंजीनियरिंग है। कैसे, जैसे सोशल इंजीनियरिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब इंजीनियरिंग की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो बाइंड करता है, फोर्स करता है। हम लोग फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग किसी चीज पे फोर्स डाल करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सोशल इंजीनियरिंग में भी वही चीज होता है, हम लोग उस पर फोर्स डाल करके क्या करते हैं, वो लोगों के बिलीफ को, लोगों की सोच को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है वो मतलब आपकी इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, यानी इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मतलब वही जो है तरीका हमें अपनाना है इंडस्ट्रियल लॉ को मेंटेन करने के लिए भी। यानी कि अगर आप लोगों को पनिशमेंट दोगे इंडस्ट्री में, अगर आप कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए आप कोई प्रोविजन रखोगे तो डेफिनेटली उसके प्रति आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई तुम स्ट्राइक करोगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, तुम कोई लॉ ब्रेक करोगे यानी तुम किसी चीज को कंपनी की चीजों को नुकसान पहुंचाओगे तो हम जो है तुम्हें जो है पनिशमेंट देंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि ठीक है, अगर वर्कर को आप प्रॉपर पे नहीं दे रहे हो, आप उनके इंसेंटिव को गलत तरीके से आप उसको काउंट कर रहे हो, आप भी उनको ये सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स आप उनके लिए नहीं कर रहे हो तो आपके लिए पनिशमेंट होगी। तो आप ये सारी चीजें उन पे फोर्स डाल डाल के आप क्या कर रहे हो, वहां पे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो। यानी सोशल इंजीनियरिंग को आपका जो तरीका है आप वो इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी मेंटेन करने में आप यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रॉस्को पाउंड ने ये जो कंसेप्ट है यूज किया था इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द 1st of May in 1923 was the first time celebrated as लेबर डे एट, ठीक है। इंडिया के हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है लेबर डे जो है 1 मई को मनाते हैं, ये हमें सबको पता है, राइट। तो ये जो पहली बार जब मनाया गया था यानी 1923 में इंडिया में मनाया गया था,
ओके, तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ मनाया गया? तो ये जो है आपका जो है मद्रास में, यानी जो उस समय चेन्नई था, ठीक है, चेन्नई में जो है सबसे पहले यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था 1 मई को, ठीक है। 1923 जो है 1 मई 1923 को जो है इंडिया में चेन्नई में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। अब 1 मई में आपकी और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें महाराष्ट्र डे भी मनाया जाता है। इसके अलावा 1 मई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लोरा फंक्शन जो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 मई को होती है। और ये बेसिकली ये जो है लेबर डे वाला कंसेप्ट क्यों आया था, ये भी आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। बेसिकली अगर आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जो वर्कर्स होते थे उनको स्लेवरी करवाया जाता था, ठीक है, उनको गुलाम की तरह रखा जाता था। तो उससे दिन भर काम लेते थे, फिर 14 घंटे आया, फिर 12 घंटे आया, फिर 10 घंटे वाला कंसेप्ट आया, ठीक है। तो एक मूवमेंट शुरू किया गया था अमेरिकन फेडरेशन में, जहाँ पे उन्होंने फोकस किया था कि जो वर्कर्स हैं वो 8 घंटे काम करें, ठीक है, उससे ज़्यादा आप उनसे काम नहीं ले सकते पर डे पे। तो ये जो मूवमेंट है ये 1 मई को ही हुआ। तो 1 मई को एज लेबर डे भी क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और इंडिया में ये 1923 में फर्स्ट टाइम आया, चेन्नई में सबसे पहले उसको सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, मद्रास होगा, यानी कि चेन्नई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिफर्स टू प्लेस द लेबर पॉलिसीज फॉर कंसल्टेशन, ठीक है, जो लेबर पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके डिस्प्यूट को प्रिवेंट करना है, आपको जो है उनके लिए बहुत सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कौन से इंस्टीट्यूशन में जो है अपनाई गई है, ठीक है, वहां पे कंसल्टेशंस का किया जाता है। तो डेफिनेटली लेबर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये आपके इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमेटी में इसको कंसल्ट किया जाता है, ठीक है, यानी जितनी भी आपकी लेबर पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि दोनों ही, यानी कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस और स्टैंडिंग लेबर कमेटी दोनों ही ट्राइपार्टाइट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्कर्स के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयर्स के भी होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं, ओके। तो यही दोनों लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं लेबर पॉलिसीज के बारे में, चाहे वो वर्कर्स के वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे उसमें जो है उनको किसी भी तरीके के डिस्प्यूट से बचाना हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, डिस्कस की जाती है, ठीक है। और इसी में ही आपके अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 बने, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948, पीएफ स्कीम है 1950 की, तो ये सारी चीज़ें ये लेबर पॉलिसीज ही हैं। और ये जो मतलब लेबर ये इसी में ही आई थी आपकी, ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 2, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपका आ रहा है, अर्गोग्राफ यूज बाय एंजेले मॉसो वॉज मेंट फॉर मेजरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, अर्गोग्राफ की बात हो रही है, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंजेले मॉसो ने। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको एंजेले मॉसो का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली क्या था, अर्ज और ग्राफ दो वर्ड से बना हुआ है। अर्ज का मतलब होता है ये क्या है, ये यूनिट ऑफ वर्क है, ओके। और ग्राफ का मतलब हम लोग को सबको ही पता है, इसका मतलब है लिखना, टू राइट, ओके। तो ये क्या करता है, ये जो है लोगों की जो मसल्स की परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो इसको मेजर करता है, ओके। तो अगर आप कभी ध्यान दो कि हम लोग बहुत थक जाते हैं, तो हम लोग की जो ये मसल्स है ना ये बहुत अटक जाती है, नहीं बहुत लाइक स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, ओके। तो इसी चीज को मेजर करके वो बताता है कि हमें कितना फटीग हुआ है, ठीक है, हमें कितना जो है हम लोगों को तनाव हो चुका है। तो इस चीज को वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, यानी कि फटीग को यहाँ पे वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। और ये कैसे करता है, वो मसल्स के परफॉर्मेंस को जो है देखता है, ठीक है। और ये 1890 में बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था आपका। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको बेसिकली याद रखना है कि फटीग को मेजर करने के लिए अर्गोग्राफ यूज होता है, जो कि एंजेलो मॉसो ने दिया था 1890 में, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा इसका आंसर।
तो आई होप कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके देना, मैं आपको सबके इंडिविजुअली आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप अभी पूछ लेना, कोई कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें आता है द टेस्ट टू एक्सेस अ पर्सन्स एबिलिटी, ठीक है। एक टेस्ट हो रहा है, क्या चेक कर रहा है वो, पर्सन की, किसी इंसान की एबिलिटी को चेक कर रहा है। किस एबिलिटी को, टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क और टू लर्न पर्टिकुलर स्किल आर कॉल्ड, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक टेस्ट ले रहे हो एक इंसान का और उस पर आप बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये आप डिफाइन कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक कोई पर्टिकुलर स्किल या काम सीख पाएगा कि नहीं। ओके, तो अगर आपको ध्यान हो, हम लोग किसी भी एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों का एक जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही होता है। बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, वहाँ पे आपको देखा जाता है कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हो किसी चीज़ में, कितना सोच सकते हो, चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है, और जितना ज़्यादा आप लॉजिक लगाओगे, सोच सकोगे, चीज़ों को समझ सकोगे, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को जल्दी से मतलब जो है कैप्चर कर सकोगे, उन्हें जो है ग्रैब कर सकोगे, राइट। किसी भी स्किल को इजीली सीख पाओगे। ओके, तो ये आपका क्या होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट ही आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि बंदा काम सीख सके, नॉलेज तो बहुत सारे लोगों को होता है, राइट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो क्या करता है, ये यूज किया जाता है पर्सन की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर टाइप का जो काम है या स्किल है उसको कितना हद तक सीख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग के पास कुछ डेट्स हैं। अब देखो ये डेट्स तो थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले आ रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये आपको पता ही होगा 1947 में है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था, तो ये आपका कब आया था, ये बेसिकली 1956 में आया था। फर्स्ट मीटिंग वर्कर्स इन इंडिया, ठीक है, पहली मीटिंग वर्कर्स की कब हुई थी, वो हुई थी 1890 में। फिर इसी तरह से सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1897 में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर बहुत सीधा सीधा बन रहा है। वैसे डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ही सबसे ज़्यादा इजी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला, बाकी सब थोड़ा टफ है। तो आपको ये जो है रेगुलर आप पढ़ते रहोगे ना, तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कोई दूसरा इसका वैसे तो नॉर्मली कोई शॉर्टकट नहीं है याद करने का, इसको आपको रेगुलर बस पढ़ते रहना होगा। डेट्स आपको बेसिकली वैसे ही याद होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 4। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे एक तरफ आपके डिस्प्यूट्स हैं और दूसरी तरफ उनके रीजन है कि क्यों वो अराइज होता है। तो सबसे पहले आ रहा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्यों होगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई बात हो रही है, ठीक है, वर्कर्स के बीच में बात हो रही है और एम्प्लॉयर्स के बीच में बात हो रही है, और उनके बीच में किसी चीज पर उन्होंने सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुलह हो नहीं रही है, ठीक है, उनकी नेगोशिएशन, उनकी बार्गेनिंग को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक डेड लॉक लग गया, ठीक है, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला उस नेगोशिएशन का, उस बार्गेनिंग का, या जो सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका आएगा तब, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज आउट ऑफ डेड लॉक्स इन नेगोशिएशन, ठीक है, किसी भी नेगोशिएशन में अगर डेड लॉक्स हो, ठीक है, उस पे कोई आपके जो प्रॉपर आउटकम नहीं निकल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 4 होगा। फिर नेक्स्ट है ग्रीवांसेस डिस्प्यूट, तो ग्रीवांसेस डिस्प्यूट क्यों होंगे, कोई किसी तरह की ग्रीवांस होंगे तभी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, अराइज ड्यू टू डे ग्रीवांसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा, 3 होगा। फिर नेक्स्ट है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, ठीक है, जो लेबर्स को क्या कर रही हैं, मतलब आप लेबर्स के हित में नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, arise from the act of interference with the exercise of right to organize, ठीक है। आप यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो वर्कर्स के काम में और ये सारी चीजें कर रहे हो, उनके काम में दखल कर रहे हो, तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं क्या होगी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में आपकी आएंगी। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1
फिर नेक्स्ट है रिकॉग्निशन डिस्प्यूट। अब देखो ये हम सभी को पता है कि जो ट्रेड यूनियन है उसको क्या मिला है, उसको एक राइट मिला है कि वो वर्कर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करते हैं। वो ट्रेड यूनियन वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बिहाफ पे वो नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। तो वो बार्गेनिंग एजेंट है, ओके। तो लेकिन आप क्या कर रहे हो एज एम्प्लॉयर, अगर आप उनसे ये हक छीन रहे हो, उनको बार्गेनिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करने दे रहे हो, तो वहां पे रिकॉग्निशन डिस्प्यूट आता है। तो अराइज ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज बार्गेनिंग एजेंट, इसका क्या होगा, आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 4312। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या यहाँ पे है, 4231 4123 4312, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा। मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन विच ईयर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल रिन्यूअल फंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर वाज अनाउंस। ठीक है, नेशनल एनआरएफ जो है वो कब अनाउंस हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, आया तो ये था 1992 में, ठीक है। और ये अनाउंस कब हुआ था, ये आपके न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, जो 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें इसको अनाउंस किया गया था। और इसका क्या काम था कि ये इसका काम बेसिकली था कि टू प्रोवाइड अ सोशल सेफ्टी, ठीक है, नेट टू द वर्कर्स। ये वर्कर्स को बेसिकली सोशल सेफ्टी देना था, जो जिनको जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही थी उस समय। जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तो उस समय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रही थी, राइट। तो वहाँ मशीन्स जो आ रहे थे तो उससे सबसे ज़्यादा क्या होता, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो उससे सबसे ज़्यादा वर्कर्स की नौकरी जाती। तो उनको उसी चीज़ से जो है सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनको बचाने के लिए ही जो है एनआरएफ वाला स्कीम आया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए नहीं था कि उनको आप हटाने से ही बचा लोगे, ठीक है, उनको रिप्लेस करने से, उनकी मशीन को रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं था। लेकिन वर्कर्स अपने लिए कुछ दूसरा अच्छा सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकें तो, और या उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, तो ये सारी चीजें भी एनआरएफ ने देखा था वर्कर्स के हित के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर नंबर होगा आपका 1991, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1991 में इसको अनाउंस किया गया था और फेब 1992 में इसका सेटअप हुआ था, ठीक है। और इसका मेन रीजन क्या था कि वर्कर्स को जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, तो उस समय उनको बचाने के लिए कि जो उनके ऊपर इफेक्ट आता, नेगेटिव इफेक्ट्स आते, तो उस चीज से बचाने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये भी कुछ बेसिक चीजें थी आज के क्लास के लिए। हमने आज ये जो सारे क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे, तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनके साथ इस लिंक को भी शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ऐसे ही आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो, बहुत अच्छे से आप एग्जाम क्लियर करोगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।